अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके बेटे के कॉल सेशन के साथ मैं और मेरे दोस्त काजी मोहम्मद हारिस आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हर रोज की तरह हर हफ्ते की तरह हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। जो मरकजी मौजू रहेगा, मेन मौजू हमारा रहेगा ना, वो हमारा होगा कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड। उसके सीक्रेट्स क्या होते हैं, दिमाग किस तरह से काम करता है, किस तरह प्रोसेस किस तरह से करता है, और किस तरह जो है ये इंसान को मैनिपुलेट भी कर सकता है, और किस तरह ये धोखे में भी आ सकता है। जिस तरह ये बहुत ही काबिल एक मशीन है ना, जो मतलब इस यूनिवर्स में, जो मालूम यूनिवर्स है, इसमें हमें ऐसी कोई मखलूक नहीं मिलती जिस पर इतनी काबिल मखलूक, इतना प्रोसेसिंग पावर जो है कोई शय मौजूद हो। लेकिन उतना ही आसान इसको मैनिपुलेट करना भी है। क्यों है ये आसान, ये अब हमारे डिस्कशन का मौजू रहेगा। इसके अलावा रैंडम टॉपिक्स भी निकलते रहेंगे। हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे बात करनी है और आर्कियोलॉजिस्ट के हवाले से बात करनी है। तो देखते हैं आगे क्या निकलते चले हैं। शुरू करते हैं। कैसे साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? पहले तो बताएं, हफ्ता कैसा रहा सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। बस मसरूफियत रही, अच्छा है, मसरूफियत अच्छी चीज। हाँ, मसरूफियात की भी दो इकसाम होती हैं। एक तो वो मसरूफियत होती है जो थकाने वाली होती है, जिसे हम मजदूरी कहते हैं बेसिकली। एक वो मसरूफियत होती है जो आपके शौक की मसरूफियत होती है। मजदूरी वाली मसरूफियत आपको ना 4-5 घंटे बाद भी जो है ना बेजार भी कर सकती है, थका देती है, जिस्म थका देती है। और ये जो शौक वाली मसरूफियत होती है ना, ये 18-20 घंटे भी लगातार लग के लगे रहे ना अपने पसंदीदा किसी काम में, तो थकन नहीं होती। मसरूफियत सेम चीज है, काम भी ज्यादा हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमारा दिमाग जिस चीज में इंटरटेन हो रहा हो ना, उसकी वो जो एक खिलश खुलश जो होती है, खारिश जो होती है, वो पूरी हो रही है, वो स्क्रैच हो रही है। तो ये आपके जिस्म को ना लगाए रखेगा। आपको नींद का पता नहीं चलेगा, आपको भूख का पता नहीं चलेगा, आपको थकन का एहसास नहीं होगा। लोग कहेंगे यार तू इतने देर से सोया नहीं, सकी मुझे कहते तेरी आंखें लाल हो रही। बट दिमाग अगर खुश है तो सर ये 18-20 घंटे बुरा नहीं है। लेकिन दिमाग अगर खुश नहीं है, दिमाग को बेजारी फील हो रही किसी काम से, सर 3-4 घंटे बाद ही ना मौत वाली हालत हो जाती है। तो सब मुझे जरा बताएंगे गेम क्या है दिमाग का। यार जहांगीर, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना, वो बिल्कुल इसके उलट है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ बॉडी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर आपका दिमाग मुतमईन है तो जिस्म में खराबी है, मतलब जिस्म फिर बेचैन है। और अगर जिस्म आपका बेचैन, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डिप्रेशन में वही ना, अगर आप उसमें चल रहे हैं और अगर आपने एक वॉक कर ली अच्छी वाली 40-45 मिनट की ब्रिस्क वॉक, जिसमें आपने या जॉगिंग कर ली या अच्छा खासा आपने जो है ना उसमें वो कर लिया, आप देखना, आप फील करोगे कि आपका दिमाग सुकून में आ जाएगा। आपकी बॉडी थकी, दिमाग सुकून में आ गया। अजीब बात है। मैं टीचिंग, मुझे शौक है टीचिंग करने का, मेरा क्रेज मतलब बचपन से ही मुझे बहुत ज्यादा शौक रहा है इस चीज का। लेकिन अभी भी अगर मैं मैक्सिमम 6 घंटे मैं एक साथ पढ़ा लूँ ना कंटिन्यूसली, ऑल दो कि मैं शायद मास्टर्स लेवल की क्लास पढ़ा रहा हूँ, मेरी इतनी कोई मेहनत नहीं लग रही उन बच्चों को, लिखवाने लिखवाने कुछ नहीं है, उसके बावजूद 6 घंटे का दिमाग जब मेरा प्रोसेस करके जब मैं हटता हूँ ना, तो मैं मजीद किसी काम के काबिल नहीं रहता। ऑल दो मेरा शौकिया काम है। तो मुझे पता है, ऐसा लगता है कि यार दिमाग जो है ना, मुझे ये भी पूछना है ना तुमसे कि देखो, एक बंदा ईंटें उठा रहा है, पहले ग्राउंड फ्लोर से छठे फ्लोर पे चढ़ रहा है, और एक बंदा बस बैठा हुआ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देख रहा है कि किस तरह मैं इन रेशियोज को दुरुस्त करूं। 6 घंटे उसमें उसने लगा दिए, और एक बंदा छह घंटे ईंटें लेके चढ़ रहा है, कौन ज्यादा थकेगा? पढ़ाने वाला, है ना? पता है क्यों? क्यों? उसकी वजह ये है कि आपका जो दिमाग है ना, ये आपकी बॉडी का कितना परसेंट ऑफ मास है पता है आपको? अराउंड 2% ऑफ मास, 2% 2 और 3% ऑफ मास है आपकी बॉडी का। जबकि एनर्जी कितनी लेता है ये? 20% ऑफ। ये पक्की बात है, पक्की बात है सर। कि हम लोग कहते हैं ना कि यार, अक्सर आपने मिथ सुनी होगी बचपन में कि यार इंसान अपना दिमाग से 20% हिस्सा इस्तेमाल करता है, पूरा इस्तेमाल करे तो पता नहीं क्या कुछ कर ले। ऐसा नहीं, इंसान आपके पूरे जिस्म की एनर्जी का 20% एनर्जी यूज करता है। ओह, इसीलिए जब दिमाग का काम ज्यादा हो रहा होता है ना, तो आप ज्यादा एग्जॉस्ट होते हैं। इसीलिए जो लोग दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, वो जिस्मानी तौर पे इतने मजबूत नहीं होते हैं। एक बैल बुद्धि कहा जाता है हिंदी में, जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं,
इसीलिए कहा जाता है कि वो भाई उनकी एनर्जी जो सारी उनके जिस्म में जा रही है, मसल्स यूज कर रहे हैं और मसल बिल्ड हो रहे हैं, दिमाग का यूज नहीं है। जितना दिमाग का कम यूज होगा उतनी आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, एनर्जी बाकी जगह पे खबरी है। आप ये देखते होंगे जो बिल्कुल लोग खुश रहते होंगे, किसी चीज की टेंशन नहीं लेते होंगे, उनके बाल भी जो है वो नहीं झड़ते, उनके बाल सफेद भी नहीं होते, और वो जवान रहते हैं बहुत लंबे अरसे तक, बेफिक्री चिल लाइफ। जितने सोचने वाले लोग हैं ना, हम खाना खराब है, खाना 25 साल की उम्र में ना कहते हुए 40 साल का बाबा हो गया था। लिटरली ये सीन है। अच्छा तो एक चीज मुझे बताओ, मैं बैठा हुआ सोच रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ सोच रहा हूँ, मेरी कितनी कैलोरीज बर्न कर लेगा मेरी बॉडी? कैलोरीज बर्न करना इज अ डिफरेंट थिंग, एनर्जी कंज्यूम करना, एनर्जी बेसिकली वो जो आप खुराक वगैरह खा रहे होते हो ना, वो एनर्जी जो आपके जिस्म को लगनी चाहिए वो दिमाग को लग रही है। फैट बर्न नहीं करता ये, कुछ वो नहीं करता, ये दिमाग है, क्योंकि दिमाग कंट्रोल करता है क्या चीज कैसे जानी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए। तो अक्षय कुमार की फिल्म देखिए, एक तेरा एक मेरा, दो मेरा दो तेरा, जो मीम बड़ा मशहूर है, तो दिमाग इसी तरह करता है, कहते हैं ये हाथ तो क्या चाहिए होगा, मुझे दे, मैं कुछ और सोच लेता हूँ इसका। इसलिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं, एक कहा जाता है कि जैसे हम एलियंस की शेप बनाते हैं, एलियंस की आपने जितनी भी आज तक शेप्स देखी हैं, सर बड़े आंखें बड़ी जिस्म कमजोर, यही हरारी क्या नाम था यार, नोहा हरारी, उसने कहा था कि इंसान और बंदरों में ये फर्क रह गया कि बंदर के मसल मजबूत हो गया, इंसान का दिमाग मजबूत हो गया। लड़ाई करने में आज भी बंदर हमें हरा देगा, अगर फिस्ट फाइट हो जाए या ब्रॉल एक हो जाए ना, तो बंदर हमें हरा देगा, जब वो गोरिल्ला में हरा देगा। लेकिन अगर टेक्निकल बात आ जाएगी ना, तो हम एक पिस्टल हथियार बनाएंगे, दूर से 200 गज दूर से गोली मारेंगे, गोरिल्ला खत्म, पास जाने की जरूरत ही कोई नहीं। इसलिए हम बहुत अर्से तक गारों में छुप के बैठे रहे, दरख्तों पे सोते रहे, कि हम बहुत कमजोर इंडिविजुअल थे और हमें खुराक लगातार चाहिए होती थी, क्योंकि हमारा दिमाग ज्यादा चलता था, तो हम खुराक ज्यादा कंज्यूम कर लेता था, जितनी एनर्जी होती थी। तो हमें फिर हर 8 घंटे बाद खाना खाना होता है, इसीलिए। बाकी जानवर इस तरह नहीं करते कि दिन में 3 टाइम खाना खा रहे हैं। कैलोरीज बर्न किए बगैर हम कैसे, हमें भूख लग सकती है, ऑल्दो एनर्जी वगैरह तो चल। सर जब दिमाग इस्तेमाल हो रहा है तो वो चलो एनर्जी उस ही ले रहा है ना, तो जिस्म को तो वो कैलोरीज नहीं मिल रही ना, बेसिकली वो एनर्जी जिस्म को तो नहीं मिल रही ना। अगर जिस्म भी चाहिए तो और ज्यादा आपको खाना पड़ेगा कि दिमाग सुकून में रहे और जिस्म को वो चीज जाके लगे। कहने का मकसद जो एलियंस वाली में बात कर रहा था कि भाई इसीलिए हमारा दिमाग मजबूत हुआ, हमारे मसल्स कमजोर हुए, बट हमने मजबूत दिमाग से शिकस्त दे दी बाकी जानवरों को। ये जो एलियंस के रूप है ना, ये दरअसल हमारा फ्यूचर है। जो टाइम ट्रेवल करके भी आएगा तो किसी ने देख लिया होगा कि वक्त के साथ साथ अगर इसी तरह से वो चलती रेवोल्यूशन चलती रही तो इंसान का दिमाग बड़ा होता रहेगा, जिसम वो कमजोर होता रहेगा। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता यही हो रहा है, जितना दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है जिसम कमजोर हो रहा है। दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, अब दिमाग का जब भी इस्तेमाल ज्यादा होता है ना, इंसान कंफर्ट देखता है। पहले घर बैठे बैठे ग्रोसरी आ जाए, घर बैठे बैठे ये काम हो जाए, घर बैठे बैठे खाना हो जाए, जिसम ऐसा ऐसा कमजोर होना शुरू हो जाए। इसकी कोई मिसाल दी जाती है, जो कहते हैं कि इंसान की पहले दुम थी, अब दुम भी नहीं, इंसान की जरूरत नहीं रही उस चीज की, उसके साथ वो खत्म हो गई, जिसलिए अब टेल बोन अभी भी मौजूद है। वो हो सकता है आने वाले 1000 साल में ये टेल बोन खत्म हो, या एक किस्म की हाइपोथेसिस किस्म की थ्योरी है बेसिकली ये। तो ठीक इसी तरह किसी ने देखा होगा कि फ्यूचर का इंसान जो है ना, आज से ज्यादा 2000 साल बाद का, वो टाइम ट्रेवल के काबिल हो गया है। तो उसने शायद पास में आके ट्रेवल किया होगा, तो किसी ने देख लिया होगा, तो उसकी छवि बना दी होगी। तो वहीं से वो एक प्रोसेस चला आ रहा है कि भाई एलियन ऐसे होते हैं, बड़ी आंखें, बड़ा सर और कमजोर जिस्म। ये एक जो है थ्योरी समझ लें या एक हाइपोथेसिस कह लें, या कुछ भी कह लें आप इसे। अच्छा एक चीज इसमें जरा सा वो होता है कि भाई देखें, फॉर एग्जांपल मैं दिमाग इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप दिमाग इस्तेमाल करें, मिस्टर एक्स वेदर कर रहे हैं, बाहर बैठा हूँ, हम भी आम इंसान ही हैं, लेकिन वो जो इतना ज्यादा सोच नहीं रहा, लेकिन बहरहाल सोच कुछ रहा है, एक्स वेदर कुछ ना कुछ सोच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में फिर सब लोगों का दिमाग जो नहीं है मेंटली स्टेबल, उनको हटा के उनका दिमाग किसी ना किसी तौर पर इस्तेमाल हर वो बंदा जो सोचता है, वो लाजिम नहीं है कि आप चांद सितारों मार्स पे जाने का सोचना है, लाजमी नहीं है आपने अपने घर के खर्चों के बारे में सोच रहा है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, ये भी सारी चीज। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया की 99% आबादी को कमजोर होना चाहिए, उनकी बॉडी को, क्योंकि उनका तो दिमाग कंज्यूम कर रहा है एनर्जी। तो जब दिमाग कंज्यूम कर रहा है तो वो एनर्जी बॉडी को नहीं लग रही, जब बॉडी को नहीं लग रही तो उनको
फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए दिमाग। हम्म। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद दिमाग इस चीज को कैसे एग्जामिन करेगा कि ये जो बंदा इस वक्त सितारों के बारे में सोच रहा है इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू उस आदमी के जो अपने बच्चों के खर्चे के बारे में सोच नहीं रहा सर, दिमाग से सोचना भी कर सोच रहता है, क्या सोच रहा है इस पे फर्क है नहीं उसको पड़ता। उसको ना 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 ना, सोच क्या रहा है। इसलिए देखें, इंसान वाहिद जानदार है जिसे जिस्म बनाने के लिए अलग से मुशक्कतें करनी पड़ती हैं। सही कि है। जाएगा जिम में, जाएगा 3 घंटे खुद को तोड़ेगा, मसल ब्रेक होगा, कि दिमाग उस मसल को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेगा, उसके लिए आप डाइट लेंगे जो मसल को जोड़ेगी भी और साथ में ग्रो भी करवाएगी। तो एक पूरा प्रोसेस है, एक्स्ट्रा एफर्ट है बेसिकली मसल ग्रो करने के लिए। यार क्या इसकी वजह ये नहीं है कि हम जिस तरह जानवर हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, हमने वो लाइफ स्टाइल छोड़ दिया, इस वजह से हमें मसल ग्रो करने के लिए एक आर्टिफिशियल वे की तरफ जाना पड़ता है। लाइफ स्टाइल क्यों छोड़ दिया हमने बोला, क्योंकि दिमाग ने कंफर्ट एक तरीके से कर ली वो तो कि हाँ। जिस्म ना एनर्जी लेगा, मुझे एनर्जी ज्यादा मिलेगी। हम्म, उसने बड़े मजे की बात की थी ना, मैं तो उस बंदे का नाम भूल गया था, सिगमंड फ्राइड ने, कि इंसानी अकल का इसके अलावा कोई काम नहीं कि अपनी ख्वाहिशात की ताबे करे। तो दिमाग जो है ना, हम कहते हैं मेन मेड लॉस की जब हम बात करते हैं, दिमाग 99.9% वही चीजें सोचता है जो उसके कंफर्ट के लिए होती है, चाहे वो इजादात करे या फिर कोई एडवेंचर करे, जिससे इसकी जो है ना खुराक जो है वो मिटे। अच्छा, एक फिजिकल साइंस में, एक नेचुरल साइंस में मैं अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करूंगा एक ऐसे शख्स से जिसका काम सुबह से शाम तक कोई फल बेचना है, कोई सब्जी बेचना है, और रात को उसकी टेंशन सिर्फ यह है कि कल सुबह मेरा फल बिक जाए ताकि मेरे बच्चे रात को दोपहर को खाना खा लें। तो मेरी सोच आपकी सोच से, आपकी सोच मिस्टर एक्स वाई जेड से, मिस्टर एक्स वाई जेड की मिस्टर एबीसी से सोच जाहिर है वेरिएटी ना भी हो, चले डिफरेंट है, बस खत्म बात। एक फिजिकल साइंस, एक नेचुरल साइंसेस वाला बंदा जिसका सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप उसको हटा दें कि वो जो है ना वो मेटाफिजिक्स क्या कहती है, जो भी एक्सप्रेजेंट है, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा एक ऐसे शख्स को दूसरे शख्स से? अगर मतलब हम कॉन्शियसनेस का एक एलिमेंट हटा दें, सही है, तो मतलब फॉर एग्जांपल मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा कि जहांगीर सोच के मामले में काजी हारिस से डिफरेंट है? सर नहीं कर सकते, हर इंसान अपने आप में एक कायनात है, हर इंसान की अपनी एक स्ट्रगल है। तो कैसे कहा जा सकता है कि जहांगीर इंटेलेक्चुअल है, मैं नहीं, या मैं कोई नहीं कह इंटेलेक्चुअल नहीं सकता, है? कोई भी नहीं कह सकता। देखो, यूनिवर्सल ट्रुथ एग्जिस्ट नहीं करता है इस पूरी कायनात में। हर बंदे की अपनी कहानी है, हर बंदा जो है ना अपने, उसकी अगर लाइफ देखा ना तो एक मूवी चल रही है जिसका वो मेन कैरेक्टर है। हर बंदा, कोई फालतू नहीं है इस दुनिया में मेरा भाई। सोच किसकी बड़ी है किसकी छोटी है, ये वक्त तय करता है। वक्त को हम इसलिए एक मखलूक कहते हैं ना, कि इस वक्त कोई नहीं बता सकता कि जहांगीर की सोच कैसी अजीम है, काजी हारिस साहब की कैसी है, देखने वालों की कैसी है। वक्त बताएगा इनके जाने के बाद, इनके जो प्रोसेस जो है, जितनी भी सोचे हैं, जो 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 ये काम कर चुके हैं, जो जो बातें कर चुके हैं, वो वक्त लिखता है, आने वाली जनरेशन को बताता है, फिर ये डिसाइड हो जाता है किसकी अच्छा था किसका बुरा था। आज हम ये कहते हैं कि देखें, उस कदीम यूनान की बात करें ना सॉरी, तो आप एक लफ्ज सुनते होंगे, आज भी सुनते हैं, सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड सोफिस्ट से निकला है। सोफिस्ट उन लोगों को कहा जाता था जो इल्म हासिल करने के लिए यूनान में आते थे। सारी दुनिया से लोग आते थे उस इलाके में, क्योंकि फिलॉसफी का एक बड़ा अजीम सीन चल रहा था ग्रीक में। तो वहां जो भी लोग आते थे ना, उनको सोफिस्ट कहा जाता था, कि सोफिस्ट इल्म हासिल करने आया है, फिलोसफर है, फिलोसफी की बातें करता है, फलसफा पढ़ता है, चांद की बात करता है, सैयारों की बात करता है, बाहर की बात करता है, तो वो सोफिस्टिकेटेड का लक़ब दिया गया। सुकरात जो था वो भी एक सोफिस्ट था उन्हीं में से। उसने नजरिया दिया जो वक्त के खुदाओं को, उस वक्त के जो खुदा थे बेसिकली, उनके अगेंस्ट था। वो कहता था कि भाई मैं उसकी सुनता हूं जो मेरे दिमाग में बोलता है। वो खुदा है जो भी, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मैं तुम्हारे खुदाओं को मानने का इनकार हूं। और सोसाइटी के अगेंस्ट एग्जैक्टली, उसने अपना एक फलसफा दिया ना, कहा कि हर बंदे को राय का हक नहीं होना चाहिए। आज बात करते तो आज सुकरात साहब कैंसिल हो चुके होते हैं। सुकरात साहब कहते थे कि हर बंदे को राय का हक हासिल नहीं होना चाहिए। पर देखो कि ज़हनी इस्तेदाद क्या है। इसलिए मैं वोटिंग के बड़े खिलाफ हूं कि यार अगर हर बंदा, आप एक मानते हो ना, आप ये मानते हो कि इस माशरे में पढ़े लिखे लोग कम है, ठीक है, चलो पढ़े लिखे नहीं, मैं और वर्ड यूज कर लूं कि भाई उनका शऊर का लेवल नहीं है, उनको अपना अच्छा बुरा पता ही नहीं है।
इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, जिनको कुछ अपना अच्छा बुरा नहीं पता, दिमाग उनका रोटी से आगे जाता ही नहीं है। और उन लोगों की तादाद बहुत कम है जो सोचते हैं, जो फ्यूचरिस्टिक है, आगे जाते हैं। बट अजाब ये है कि मुसल्लत वो होगा आप पे जिसको अक्सरियत तय करेगी, और आप ये मान चुके हो कि अक्सरियत को पता नहीं है कुछ भी। तो सर ये घाटे का सौदा है सरासर। बोला बात है कि हमारे यहाँ तो कोई तय नहीं करता, ऊपर से फैसले करते हैं, बट स्टिल। ये जहांगीर एक बात बताओ ना मुझे, अभी तो हमने बात की कि हम किसी इंसान के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छा ऐसा हम ही नहीं कह सकते। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, सॉरी बात काट रहा हूँ, फिर लोग कहते हैं मैं बात काटता हूँ आपकी। तो सही कहते हैं, कहते सही है, बट मैं अब एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ। क्लियर मैं ये चीज करना चाह रहा हूँ, एक आदमी है वो सोच रहा है अपने खर्चे के बारे में, ठीक है, मेरे घर का खर्चा जो है आज दाल महंगी होगी, फलाना हो गया, फलाना हो गया। एक तो ये सोच है, इसकी सोच की रिस्पेक्ट, अच्छी सोच है। एक वो सोच है कि दाल की कीमतें कैसे कम होनी चाहिए, फसल कैसे बढ़ानी चाहिए, किसान के पास क्या जा रहा है, आड़ती जो बीच में बैठा उसके पास क्या जा रहा है, जो मंडियां हैं वो किस तरह से मैनिपुलेट कर रही हैं रेट को, ये कैसे खत्म होना चाहिए, ये उसको पता है हर चीज का। अब दो इंडिविजुअल यहाँ पे खड़े हो गए और है मुल्क चलाना, तो सर ये दो इंडिविजुअल यहाँ पे आगे बराबर नहीं है। ये अपने उसमें ठीक होगा, लेकिन ये जो है ये इसकी एक्सपर्टीज है। मैं असल में इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर ही कहता हूँ कि बेटा हम टीचर्स की ना सबसे बड़ी खराबी है कि हम अपने आप को ना आपसे कंपेयर करने लग जाते हैं। हमारा और आपका बहुत, एक तो एज गैप है, सबसे बड़ी बात एज डिफरेंस है, दायरा हमसे कम 10 से 12 साल छोटे होंगे। दूसरी चीज ये कि जहालत और इल्म की ना कोई वो नहीं होती लिमिट। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैठे हुए हैं, आपको अंडा तलना आता है, मैंने मेरी स्टूडेंट्स में मैंने बोला बेटा आपको अंडा तलना आता है ना, मुझे अंडा तलना नहीं आता है, मुझे पता नहीं है कि किस तरह ये काम करेगा, तो अंडा तलने के मामले में मैं जाहिल हूँ, आपकी नॉलेज मुझसे ज्यादा है। और अगर फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं या फाइनेंस की बात कर लेते हैं, तो बेटा अभी इस वक्त आपकी नॉलेज मुझसे कम है, लेकिन मेरे जो टीचर्स हैं वो एक वक्त इसी तरह बैठे हुए थे, लेकिन उनकी नॉलेज अब मुझसे ज्यादा है, और एक वक्त आएगा मैं जब उनकी जगह पहुंचूंगा तो शायद मेरी नॉलेज और इंक्रीज हो चुकी होगी। तो ये तो असल में होता है क्या है कि ये एक प्रोसेस है ना, ये तो एक प्रोसेस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किसी शख्स को, अभी रिसेंटली ये बात चल रही है ना 95% जहालत है, मैं उसी पे आने वाला था कि सैयद साहब ने भी ये बात कर दी जाहिल वाली। यार कैसे आप किसी को जाहिल कह सकते हैं? हर शख्स किसी ना किसी पर्सपेक्टिव में आपसे बेहतर नॉलेज रखता है किसी चीज के मामले में। आप ये कह सकते हैं कि फलाने टॉपिक के बारे में आप लाइल्म हैं, या खवातीन जो है फलाने टॉपिक के बारे में लाइल्म होती हैं क्योंकि उनका स्ट्रेस इस तरफ होता है, इस तरफ होता है, उस तरफ होता है, और ये सही है। मर्द भी 95% किसी मामले में जाहिल हो सकता है, 95 के 100% भी जाहिल हो सकते हैं बहुत सारे मामले में, 100 चले ना भी 99.9। लेकिन बयान करने का तरीका जो है ना, वो सबसे बड़ी बात यही है ना कि यार आप किस तरह, वो कहते हैं ना कि असल चीज ये नहीं है कि आप क्या बता रहे हैं, असल चीज ये आप किस तरह बता रहे हैं। और कहते हैं कि ये साइंटिफिक रिसर्चेज हुई है इस पे कि इंसान के पैगाम से ज्यादा उसके पैगाम का जो अंदाज है देने का, वो कहते हैं कि मोर देन 70% जो इफेक्टिवनेस है आपकी बात में, आप वो आपके अंदाज में बिल्कुल कोई दो राय नहीं। आप इसी से अंदाजा लगाए ना कि कुरैश क्या दूसरे को मशवरा देते थे कि जब मोहम्मद के पास से गुजरो तो कानों पे हाथ रख लो, सुनोगे तो दीवाने हो जाओगे, आंखों पे हाथ रखोगे, देखोगे तो मान जाओगे। मतलब ना सिर्फ ये कि वो पैगाम सुने, वो देखे भी ना, समझना तो दूर की बात है। उनको पता है कि अगर वो कहते हैं ना कि पता नहीं बड़े मजे का शेर, तो मैं शेर भूल जाता हूँ अच्छे टाइम पे, क्या है, मन बातों से मोह लेता है। हाँ यार बहुत मजे का यार। अगर एडिटर साहब आपको याद आया ना तो प्लीज डाल देना, बड़े मजे का शेर है ये। अच्छा एक चीज बड़ी मजे की है कि कुरान ने भी ना जो मक्की सूरतें ना उसमें कसम खाने के लिए ना ये वर्ड यूज नहीं किया कि अल्लाह कसम खाता है, ये वर्ड यूज किया कि कसम खाई जाती है। और जो मदनी सूरतें हैं उसमें अल्लाह ने क्लियरली कहा है कि मैं कसम खाता हूँ। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये कि मक्कन जो एक्चुअली बिलीव ही नहीं करते थे कि ये किताब कुरान अल्लाह का है, तो उनको मैसेज देने का स्टाइल डिफरेंट है। ये बात ना, ये गलती हमें तबलीगी भाई बहुत करते हैं। हाँ, काफिर से कहो अगर खुदा नहीं है तो ये फूल किसने बनाया? अरे ब्रो ये तो पॉइंट है, वो कहते हैं कि भगवान ने बनाया। फिर या एक्सप्रेजेंट, हाँ सही बात। मतलब आपको हर जगह जाके ना डिफरेंट उसके हिसाब से ना चीज तय करनी पड़ती, थोड़ी सी घुमानी फिरानी पड़ती है बात को। ये है तो गाइस, हम दिमाग की हमने बात कर रहे थे, उसमें एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि हम दिमाग को ना दो हिस्सों में तकसीम करते हैं बेसिकली। एक कॉन्शियस माइंड जो ये हमारा दिमाग है जो देख रहा है, फ्रंटल कॉर्टेक्स से इंसान सोचता है। एक है सबकॉन्शियस माइंड
हमेशा कहा जाता है कि सब कॉन्शियस माइंड ना इज मतलब मेनी टाइम मोर पावरफुल देन और कॉन्शियस वन। ज्यादा स्टोरेज रखने वाला है आपके कॉन्शियस माइंड से। और इसके अलावा मैं कोई एक और मजे की चीज बताऊं, इसकी मिसाल देता हूं मैं आपको कि इंसान की नजर का जो जाविया है ना, वो 160 या 180 डिग्री का जाविया है कि जिसमें मैक्सिमम 160, हाँ। इंसान दिखता है। और इस जाविये में जो भी चीज आ रही है ना सर, वो आपका दिमाग एब्जॉर्ब कर रहा है। वो सब कॉन्शियस में जा रही है। दिमाग सारा एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन जिस पे आप फोकस रखना चाहते हो ना, कॉन्शियस आपका सिर्फ वो देख रहा है। मिसाल के तौर पे मैं एक मार्केट में जाता हूँ, ठीक है, मार्केट में बड़ा रश लगा हुआ है, मैं अपनी अम्मी को ढूंढ रहा हूँ, मैं ऊपर खड़ा हुआ मैं देख रहा हूँ, जितने हालांकि उसमें 1000 बंदा है ना, 1000 इंसान का दिमाग ना 20 मिली सेकेंड लेता है किसी भी इमेज को प्रोसेस करने में। 20 मिली सेकेंड इमेज प्रोसेस कर लेता है इंसान का दिमाग पूरा। तो अगर 1000 बंदा वहां खड़ा हुआ है ना, सर मेरे दिमाग ने उस 1000 बंदे के चेहरे को कैप्चर कर लिया है, लेकिन क्या उस 1000 के अंदर मेरा कॉन्शियस जो है ना वो एक बंदे को ढूंढ रहा है। तो कॉन्शियस पूरा फोकस उसे एक चेहरे पर रखेगा, जैसे ही बंदा क्लिक होगा ना, नजर आ गया, सब धुंधला कर देगा बात। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि उसके साथ कौन बंदा खड़ा था, आपको याद नहीं होगा, कि कॉन्शियस ना एक फोकस करता है। जो यहाँ बैठा ना दिमाग के अंदर एक कोई शय बैठी हुई है जो तय कर रही होती है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, वो कहता है बस इस पे फोकस कर दो। लेकिन जो इतने 1000 चेहरे हुए वो कहाँ गए? जो आप ख्वाब देखते हैं ना, जो आपको चेहरे नजर आते हैं, इधर उधर आते ये हैं। आउट ऑफ नोवेयर नहीं होते हैं, ये वही चेहरे होते हैं जो आपने देखे हुए होते हैं। इसीलिए बाद में आप ख्वाब में कुछ चेहरा देख लेते हैं, फिर रियल लाइफ में नजर आता है, आपको डिजावू होता है कि मैंने इसको कहां देखा था, मैंने इसको कुछ याद नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो चेहरा आपके सबकॉन्शियस में पहले से होता है, वो ख्वाब में आप देख चुके होते हो। तो दिमाग ना इतना कॉम्प्लेक्स चीज है, इसीलिए ये 20 अपना मोर देन 10% होगा ना, ये अपने मास के मुकाबले में एनर्जी कंज्यूम कर रही है। इतनी ये जो है ना एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, उसमें भी 70% ऑफ ब्रेन इज मेड अप ऑफ वाटर, 70 to 75%, और 70 to 75% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ वाटर। तो ये इंसान के अंदर ही एक डिफरेंट इंसान है। हाँ, डीएनए की तरह। ठीक है। अच्छा, मजे की चीज ये है कि अगर वो जो हम डेजावू की बात कर रहे थे ना, उसमें एक अजीब सी फिलॉसफी है। कुछ फिलोसफर्स ये कहते हैं कि सब इंसानों की ना कलेक्टिव मेमोरी है, वो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो समटाइम्स हम ख्वाब में वो चीजें देखते हैं जो कोई और इंसान उसको एक्सपीरियंस कर चुका होता है, और फिर जब हम वो ख्वाब देखकर जब रियल लाइफ में हम उस जगह से उस शख्स से मिलते हैं तो फौरन क्लिक कर जाते हैं, यार ये हमने ख्वाब में देखा है। वो असल में कुछ फिलॉसफी दायरा है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं हो सकता, लेकिन बकौल उनके कि भाई कलेक्टिव मेमोरीज हैं, यानी जहां हम सारे इंसान मिलके एक हार्ड डिस्क है, उसमें हम सबकी मेमोरीज जाके हर सब चीजें वहां स्टोर हो रही हैं, और वहां से हम जैसे वो टॉरेंट की तरह हम वो शेयर भी कर रहे हैं। मतलब एक अजीब सी बात है कहने की, लेकिन क्योंकि अभी तक साइंटिफिक प्रूफ्स या साइंटिफिक एविडेंसेस या सॉल्यूशंस इन चीजों के डेजावू के स्पेशली नहीं मिल सकेंगे भाई ये होता क्यों है। ना सिर्फ देखिए साइंटिफिक एविडेंस की अगर आप बात करें प्रोसेस है, तो साइकोलॉजी को तो अभी भी सूडो साइंस कहा जाता है। हाँ, क्योंकि दिमाग को समझना और उसकी थ्योरी दे देना, कोई लॉ बयान कर देना ना, ये इंसान के लिए इतना आसान नहीं हुआ। बट जब हमने मॉडर्न साइकोलॉजी देखी, हमने सिगमंड फ्राइड का एक बहुत बड़ा नाम है मॉडर्न साइकोलॉजी में, उसकी जब थ्योरीज हमने देखी ना, तो वो साइंटिफिकली प्रूवन चीजें नहीं है, लेकिन वो डेटा इतना बड़ा है ना उसके पास, अब इंसानों का लेके तारीख का लेके, तो आपको मानना पड़ गया कि यार इसको ना हम साइंसेस में कंसीडर करें समहाउ, कि एक बहुत ही वास्ट किस्म की फील्ड है जो आप इसके बायोलॉजी से नहीं समझ सकते, दिमाग के कि किस तरह से सोचता है ये, ख्वाब कहाँ से आ रहे होते हैं, कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे वो चीज जा रही होती है। सर नेचुरल साइंसेस ज्यादा डिफिकल्ट हैं सोशल साइंसेस। मैं कहता हूँ देखो बेटा, सोशल साइंसेस ना एक पर्सपेक्टिव से बहुत डिफिकल्ट है। उसका रीजन क्या है कि सोशल साइंसेस में ना स्टोकेस्टिक एरर बहुत ज्यादा होता है। मतलब
नेचुरल साइंसेज में क्या है, फॉर एग्जांपल आपको ग्रेविटी अगर टेस्ट करनी है ना, आपको आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, आप डिफरेंट जगहों से डाटा जमा कर रहे हैं, सैम्पलिंग ले रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हाँ भाई पहाड़ों पे जाके सर ग्रेविटी थोड़ी डिफरेंट होगी, हाइट पे जाके डिफरेंट होगी, आपने मल्टीपल आपने सैंपल्स लिए, कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकल आएगा। सोशल साइंसेज में ना बड़ा प्रॉब्लम है, सोशल साइंसेज एक्चुअली सोसाइटी से रिलेटेड है, इंसानों से रिलेटेड है, इंसानों के बिहेवियर्स पढ़ना और रिस्पॉन्सेस चेक करना, ये एक बहुत डिफिकल्ट चीज है, बहुत डिफिकल्ट चीज है। यही वजह है कि यूजुअली हम वो रिसर्चेस जो क्वेश्चन एयर पे करते हैं उसमें बहुत एरर के चांसेस होते हैं। वो एरर की बात नहीं कर रहा जिसमें एक बंदे ने क्वेश्चन एयर बगैर किसी रीजन के ऐसे ही बैठ के फिल कर दिया, वो अलग एरर है। एक स्टोकेस्टिक एरर होता है कि जिसमें हर बंदे का कोई ना कोई बायस होगा, जिसकी बेस पर वो क्वेश्चन एयर फिल करते हुए रिसर्च के जो वेरिएबल है उनसे हट के किसी और वेरिएबल के बेस पे डिसीजन लेगा, एक अजाब हो जाता है। वो हमने अक्सर 2 सेशन से पहले भी यही बात कर चुके हैं हम लोग कि जैसे होता है ना कि आउट ऑफ नोवेयर कोई चीज दिमाग में आ जाती है, आमद जिसे हम कह देते हैं, हाँ। कोई चीज कह देते हैं कि इंसान, चलो ठीक है, आप मान लो कि इंसान भी एक एल्गोरिथम के तहत चल रहा है, आप इंसान के फ्यूचर के जो एक्ट्स है ना वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं डेटा के थ्रू, बट स्टिल उसको आप हतमी नहीं कह सकते कि आउट ऑफ नोवेयर कोई भी इंसान का डिसीजन ना जो वो चेंज हो सकता है। जैसे हमने तकदीर वाली उसमें बात की थी कि तकदीर में यस और नो पे जो है नई टाइम लाइन्स खुलती हैं जो पहले से तय है, आपके हर फैसले पे एक नई तकदीर शुरू हो जाती है आपकी। ठीक, इसे इंसान जो है ना अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसको आजादी दी फैसले लेने की। तो आपको लगेगा कि शायद यार ये बंदा यही चीज ट्राई कर रहा है यार, अक्सर ये चीज होती है ना कि आउट ऑफ नोवेयर जो चीज होती है। मैं आपको मजे की बात बताऊं ना कि मेरे ताया का कत्ल हुआ, ये आज से कोई 1.5 साल पहले की बात है। उनका एक ही रास्ता था जाने का, जिस रास्ते से वो जाया करते थे। खानदानी दुश्मनियां चल रही हमारी यार, उस दिन ना फॉर नो रीजन एट ऑल वो दूसरे रास्ते से गए जहां से कभी नहीं जाते हम। वहीं पे आगे उन लोगों ने पकेट बनाया और दहशतगर्द थे वो पुलिस, तो वहां शहादत हो गई उनकी। तो अब देखा जाए तो यार क्या चीज थी जिसने मेरे ताया को ये फैसला लेने मजबूर किया कि आज यहाँ से या यहाँ से जाओ। एल्गोरिथम में चला जाए ना, एक्ट्स में देखा जाए तो बच्ची ये बंदा 2 साल से एक ही जगह से जा रहा है, वही रास्ता है, वही उसकी रूटीन है लाइफ की, तो ये चेंज क्यों करेगा? कोई काम भी नहीं उस रास्ते में, जाना मंजिल एक ही थी जहाँ जाना है, बट रास्ता चेंज कर लिया। तो इसलिए सोशल साइंसेस में इंसान के एक बड़े उस पैमाने पे लिए गए डेटा को हतमी कह देना ये बड़ा मुश्किल चीज होती है। इसके लिए आपको दिमाग के सारे असरार और रमूज पता होने चाहिए। जिस तरह कॉम्प्लिकेटेड है दिमाग, इसी तरह दिमाग इतनी आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है। ये एक टर्म होती है सबलिमिनल मैसेजेस। आप कार्टून्स वगैरह देखते होंगे, मूवीज देखते होंगे, ये किस तरह आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं। ये क्या करते हैं कि कोई भी एक सीन आएगा, आपका जो ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है या इसे आप क्या कहते हैं कॉन्शियस माइंड है, ये उस सीन में नजर डाला होगा, हीरो पे हीरोइन पे, ये जो चीज एक्ट हो रहा होगा। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उस पूरे मंजर को देख रहा होगा, बिल्डिंग को देख रहा होगा, बिल्डिंग के ऊपर कौन बैठा हुआ है, बिल्डिंग पे क्या लिखी हुई है चीज, शॉप के ऊपर क्या लिखा, वो हर चीज देख रहा होगा। ये अगर आपको दिमाग को ना डेड करना हो ना, किसी मैनिपुलेट करना हो, तो वहां पे मैसेज छोड़ते हैं। कभी सेक्स लिखा आ जाएगा, कभी किसी बरना लड़की की तस्वीर आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगी। आपके सबकॉन्शियस में ऐसी मेमोरीज डालें जो एडल्ट लेवल की हैं, या जो दिमाग को जो है ना वो इस तरह के कंटेंट की तरफ राग़िब करने वाली है। और जब बहुत ज्यादा तादाद में आप वो चीजें देखते हो ना, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, क्योंकि सोचें जो है ना सबकॉन्शियस से निकलती हैं बेसिकली। इसलिए कहते हैं कि अपनी कंपनी अच्छी रखो, दोस्त अच्छे रखो, अच्छा कंटेंट देखो। जो चीजें आप इग्नोर भी कर रहे होते हो सर, वो भी आपका दिमाग जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। इग्नोर कुछ भी नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते यार वो भले गलत है ना कि मैं अपने उस पर कायम रहता हूं बैठी, नहीं। ये जो ना एक स्लो प्रोसेस चल रहा है आपके सबकॉन्शियस में, 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने बाद यहीं से सोचे निकलनी है, यहीं से परवान चढ़नी है सारी की सारी। अब जिस तरह की चीजें देख रहे होगे, जिस तरह की बातें सुन रहे होगे, उसी हिसाब से सोच कर मटना शुरू होगी। ऐसा नहीं तो आप बोले महफिल में एक दफा बैठे तो आप खराब हो जाएं।
आहिस्ता लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप में खराबी आना शुरू हो जाती है। तो मुझ जैसे लोग कहाँ जाएंगे जिनके कॉन्शियस माइंड में जो चीजें वही हमें याद नहीं रहती, मतलब हम तो याद ना रहना एक डिफरेंट चीज है, वो आपके सबकॉन्शियस का मसला है कि वो मेमोरी क्लिक नहीं कर पा रहा चीजों को। सबकॉन्शियस को सब कुछ याद है, हर शय याद है, कोई चीज वाइप आउट नहीं होती उसमें से। वो ट्रिलियन बिलियन टेराबाइट का डाटा जो है वो स्टोर करता है सर, वो उसे कुछ भी नहीं भूलता है। ये जो चीज होता है ना हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसे हम कहते हैं, ये चीजें भूल सकता है, ये चीजें पिक करने में चूक सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो भी सबकॉन्शियस के ही पैदा करता है। हाँ ऐसे ही। तो मतलब वो हार्ट का जो रोल है वो खत्म हो जाता है यहाँ पे। यार हार्ट देखो, हार्ट को एक डिफरेंट मखलूक है, जैसे मैं दिमाग को डिफरेंट मखलूक कहता हूँ ना, वैसे दिल जो है ना ये डिफरेंट मखलूक है। इंसान बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लास्ट टाइम हमने जो रूह वाली बात की थी कि रूह किस तरह से मुख्तलिफ चीजें कंट्रोल करती हैं, एक हमजाद भी है, फरिश्ता भी है, नफ्स भी है, ज़मीर भी है, ये सब मिल के एक लड़ाई चल रही है इनकी आपस में। कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन काबू पा लेता है रूह के ऊपर मुकम्मल, आपके कॉन्शियस के ऊपर काबू पा लेता है। ठीक इसी तरह सोचे भी हैं, डिफरेंट तरह के जराए हैं इसमें। सब कॉन्शियस है आपका जो डेटा स्टोर कर रहा है, आपका कॉन्शियस से जो फैसले ले रहा है। एक दिल है जो एक अलग जंग लड़ रहा है आपके दिमाग के साथ। दिल के पास डाटा कहाँ से आएगा? दिल क्या यार दिल के बारे में हमें कुछ नहीं पता, इसकी मेमोरी क्या सही है कुछ नहीं पता। से मुराद मेरी ये है कि बायोलॉजी या साइंस जो है ना, इस हवाले से अब तक उसने कोई ऐसी बात नहीं की, मतलब प्रूवन थ्योरी कुछ भी नहीं है, बट एक्सपीरियंसेस है लोगों के कि दिल के चेंज होने से लोगों की आदतें बदल गई। हार्ट ट्रांसप्लांट होने से खुदा पाक कहता है मैं दिल में रहता हूँ। खुदा पाक कहता है कि सुम्मुम बुकमुम उम्युम फहुम ला यरजिऊन, अंधे गूंगे बहरे नहीं समझते। अगली आयत में कहता है क्योंकि मैंने उनके दिलों पे मोहर लगा दी है। अगर सोचने का काम से दिमाग का है, सब कॉन्शियस और कॉन्शियस का है, तो सब पे दिल पे मोहर लगाने का क्या मकसद है? लेकिन उस आयत में तो वो भी है ना, खतवल्लाह कुलूबिहिम वाला समईहिम वाला अब्सारिहिम, हमने उनके कानों पे ही मोहर लगाई, हमने उनकी आंखों पे ही मोहर लगाई है। कानों का और आंखों का समझ में आता है, ये पार्ट ऑफ सेंसेस है। कान सुनते हैं, अच्छी बात सुन नहीं सकेंगे। आंखें देखती हैं, अच्छी चीज देख नहीं सकेंगे। जुबान बोलती है, अच्छे लफ्ज मुंह से निकल नहीं सकेंगे। ये तो मोहर समझ में आ गई। दिल का क्या मोहर है? दिल का अगर प्रोसेस देखा जाए, सिर्फ खून पंप करना है ना, दिल का प्रोसेस होता है भाई, खून पंप करना छोड़ देगा। दिल की मोहर है, इसका मतलब है दिल जो है डिसीजन मेकिंग में समहाउ पार्ट लेता है, थॉट प्रोसेस में पार्ट लेता है। कैसे लेता है, क्यों लेता है, हो सकता है आज नहीं पता चल रहा, 10 साल बाद पता चल जाए, 10 साल बाद, 100 साल बाद पता चल जाए कि इसके क्या है। हमने चांद पे चले गए ना, इंसान चांद पे चला गया, ठीक है, ओशियंस में नहीं जा चुका। आपने पूरा मरीख और चांद मैपिंग कर लिया आपने, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके समंदर की गहराई में क्या चीज डली हुई है। ठीक इसी तरह आप बाहर का सब कुछ पढ़ ले हो, आपकी जो बॉडी के अंदर जो आपके ऑर्गन्स हैं, इनकी क्या सीक्रेट्स, इनकी क्या साइंस है, ये आप नहीं अब तक समझ पाए। चाहे खुद को पढ़ना इसलिए मुश्किल होता है। असल में यही ना कि जैसे वो कुरान की भी आया था ना कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया यौम नख्तिम वाला, वो ख़त्म अल्लाह अला कुलूबिहिम वाला समीम, इसी तरह इन्ना फी ज़ालिका लायातिल लिउलिल अलबाब है, ये भी कि भाई इसमें निशानी उन लोगों के लिए जो दिल रखते हैं। इसी तरह के अफला तदब्बरुनल कुरान वाला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते या इनके दिलों पर ताले दिलों। इसी तरह अगर हम बाइबल भी उठाए ना, बाइबल में भी हर जगह दिल का जिक्र है कि दिल जो है वो प्रोसेस कर रहा है, या दिल वालों के लिए निशानियां, या जो दिल रखते हैं वो सोचेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यार वो इसी तरह आप अलैहि सल्लम की एक हदीस भी है कि आप अलैहि सल्लम ने कहा कि तुम्हारी जो है वो सीने में गोश्त का लोथड़ा है, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर वो काला हो जाएगा तो दायरा वो तुम प्रोसेस सोचना, इंसान को अच्छा बुरा लगना बंद हो जाता है। इसी तरह गुनाह करते हैं तो आप अलैहि सल्लम की हदीस है कि दिल पे जो है ना वो एक डॉट लग जाता है, ब्लैक डॉट लग जाता है। अब बात तो ये कि इसका मतलब ये है कि अगर हम डिफाइन करें फीलिंग्स को, या हम डिफाइन करें इंसानियत से रिलेटेड या उन चीज़ों को जो फिजिकल नहीं है, यानी जो हम सिर्फ इन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हासिल नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल में शायद उन चीज़ों में दिल का बहुत बड़ा रोल है। खास तौर पे अगर खुदा के हवाले से, जैसे फॉर एग्जांपल हमने खुदा को नहीं देखा, लेकिन जब हम खुदा को सोचते हैं तो एक मोहब्बत भरा एहसास, आंखों में आंसू आ जाए, दिल भारी होता है, दिल भारी हो जाता है। दिमाग को कुछ नहीं होगा, दिल भारी हो जाता है। और दिल जो है ना, वो शेर भी है ना कि परेशान हो के मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए,
जो मुश्किल अब है यार, अब फिर वही मुश्किल ना बन जाए। मतलब अभी जिंदगी गुजारी है इतनी मुश्किल से, ऐसा ना हो मरने के बाद फिर से वही अभी प्रोसेस शुरू हो। एक और शेर है खातिर गजनवी का, है थोड़ा गलत शेर लेकिन वो भी, कि बेताबियां समेट कर सारे जहान की, जो कुछ ना बन सका, जब कुछ ना बन सका। ये गाना भी है पता है? अच्छा हाँ हाँ जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना, जब कुछ ना, हाँ जब कुछ ना हाँ बन ये सका। उनका शेर है, देखे यार। हाँ। तो तो दिल भी इसी के जवाब में ना एक और उन्होंने कहा कि वो सब कुछ बना दिया जो मेरा दिल बना दिया, यानी बस दिल बना दिया ना तो बस समझ लो पूरी कायनात इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो यह दिल और दिमाग की जो जंग है ना, इसमें इंसान मारा जाता है। इंसान के मारने से मुझे याद आई कि यार मैं पिछले दिनों एक नई चीज शुरू हुई है कि भाई अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उधर मूसा अलैहिस्सलाम, इस नाम की कोई शख्सियत दुनिया में आई नहीं। हाँ ये बड़ा पल्ला चल रहा है भैया। हाँ, ये आर्कियोलॉजिस्ट है ना, ये आजकल वो कुछ फेसबुक पे भी है, लोग सोशल मीडिया बड़े वो चल रहे हैं कि भाई आर्कियोलॉजी जो है वो इनको साबित नहीं कर सके। मैंने उस पर लिख के, मैंने कहा डॉक्टर डैन गिब्सन है, उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा। उन्होंने बोला कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एन एविडेंस ऑफ एब्सेंस। और बड़ी जबरदस्त बात है कि हम जो है ना समझते हैं कि भाई एक चीज का हमें एविडेंस नहीं मिला तो इसका मतलब वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा नहीं है। अच्छा, मजे की चीज ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली ये जमीन, उन्होंने स्टेजेस बनाए हुए थे जमीन के कि इस लेवल पे मिलेगी तो इतनी पुरानी है, उससे नीचे उतनी पुरानी, उससे नीचे उतनी पुरानी, इस तरह कुछ। और यूजुअली ये काम इसी तरह करते हैं कि डिगिंग करते हैं नीचे से सामान वगैरह। मजे की बात ये है कि इनकी रिसर्चेस का मोर देन 50% पार्ट जो है ना वो पॉटरी, वो जो बर्तन वगैरह होते हैं ना, वो उस पे इनका ज्यादा वो होता है। अब सीन ये है कि सपोज करें कि अगर किसी जगह पे आप डिगिंग करने के, खोदने के लिए आप किसी हिस्टोरिकल फैक्ट का सहारा लेते हैं, और मजे की बात ये वो हिस्टोरिकल फैक्ट ही अगर मिथ हो तो आप कहाँ चले जाएंगे। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करें इजिप्ट के फलाने शहर में मिस्टर नोमान रहते थे। अभी आपको किसने बताया? आपको हिस्ट्री की बुक्स ने बताया फॉर एग्जाम्पल। अब आपने एक हाइपोथेसिस का बेस आपने जो लिया वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट लिया। अगर फॉर एग्जाम्पल वो वहां रहता ही ना हो मौजूद हो मिस्टर नोमान इजिप्ट के किसी शहर में ना हो, गांव में हो, देहात में हो, शहरा में हो, या फॉर एग्जाम्पल वो शहर में आए तो हो लेकिन उस शहर में रुके ना हो, या वो शहर में रुकने के बाद उन्होंने कोई ऐसी चीज इस्तेमाल ना की हो जिसके निशानात मिल जाए, या चीज इस्तेमाल की भी हो तो अपने साथ ले गए हो, या सपोज कर लेते हैं इस्तेमाल करके वहां छोड़ी भी हो तो एक हवादिसात ज़मानन, तूफान या ऐसी कोई चीज आई हो जो उसको अपने साथ ले गई हो, वहां से सब कुछ निशानात मिटा दिए गए हो, मिट गए हो, या सपोज कर लेते हैं सब कुछ वहां मौजूद है लेकिन किसी रीजन की वजह से आप उसको फाइंड नहीं कर सके, आपने सही जगह खुदाई नहीं की, 100 साल बाद आप सही जगह खुदाई कर रहे हैं, मिस्टर नोमान का वजूद का सबूत मिल जाता है, तो आप फिर कहाँ खड़े हैं? इसी वजह से ना ये जो हिस्टोरियंस है ना, हिस्टोरियोग्राफर्स जो यूजुअली ये कहते हैं आर्कियोलॉजी इज एक्चुअली नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, ये एग्जैक्ट साइंस है भी नहीं। और मजे की बात ये कि बाइबल का मैंने उसमें लिखा ना कि बाइबल का एक सीन उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने बाइबल का वो जो एक बनी इसराइल का जो वो एक बड़ा एक्सोडस के भाई वो जो है ना वही कहते हैं कि नहीं हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम वाला जो हाँ वो कहते हैं वो नहीं हुआ। उसका रीजन ये है कि वो रैमसेस जो सिटी है वो बनी इसराइल ने आबाद किया था। ये कहते हैं बाइबल में गलत लिखा है कि एक्सोडस हुआ ही नहीं है। इनसे पूछा जाता है अच्छा भाई आपको किसने कहा कि ये रैमसेस जो शहर है यहूदियों ने बनी इसराइल ने आबाद किया था? कहते हैं बाइबल में लिखा। मतलब घूम रहे हैं और मान भी नहीं रहे। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये चीजें अभी मजीद एवोल्यूशन की तरफ जाएंगी। आर्कियोलॉजी होगी, है मॉडर्न साइंस ऑब्वियसली है, लेकिन चीजें आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होंगी। बस इस पे तकिया कर लेना, हालत बहुत सारी चीजें हैं यार जो दिलों से चल रही हैं, दिमागों से चल रही हैं, लोग एक दूसरे को नकल करते आ रहे हैं। आप उसका सबूत कैसे जो है ना वो जमीन के अंदर तलाश करने की कोशिश करते हो 1000 साल पुरानी चीज का? एग्जैक्ट साइंस तो नहीं है। हमेशा दोस्तों से भी ये बात करता हूँ, लाइफ में अक्सर ये बात की है कि इस्लाम को ना साइंस का लिबादा पढ़ाना छोड़ दें कि साइंस कह रही है तो आप इस्लाम की चीज़ों को मोड़ तोड़ के साइंस के अकॉर्डिंग लेकर आओ। साइंस ऑब्जर्वेशंस का नाम है, बेसिकली मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस का नाम है, फैक्ट एंड फाइंडिंग्स का नाम है। अब जितनी फैक्ट एंड फाइंडिंग्स होंगी, जितनी ऑब्जर्वेशन होंगी, उसके हिसाब से फैसले चेंज हो जाते हैं। साइंस का फैसला कोई हरफ आखिर कभी भी नहीं होता। आज एक ये थ्योरी आई है, ठीक हो गया, इसमें चीजें पूरी हुई हैं, 50 साल बाद अगर आपका डेटा मुख्तलिफ मिलता है आपको, उससे जो चेंज होता है तो वो थ्योरी चेंज हो जाएगी, वो रद्द हो जाएगी पुरानी वाली। वो पहले गलत नहीं थी लेकिन महदूद विजन और डेटा के हिसाब से वो ठीक थी। अब जैसे जैसे कॉन्शियस इंसान का बढ़ रहा है,
दिमाग तरक्की कर रहा है, साइंस जो है उसके साथ जो है इवॉल्व हो रही है, नया डेटा मिल रहा है। बहुत सारी चीजें जो है हम लोग ये कर देते हैं कि अगर साइंस ने कुछ चीज दरियाफ्त कर दी तो कुरान पाक से अपनी मर्जी की तफसीर और तर्जुमा निकाल के ना उसको साइंस का लिबादा पढ़ा के देखो साइंस ने भी बात कह दी है, 10 साल बाद साइंस जो रद्द कर दे। हाँ फिर इसलिए कहते हैं आप अपने उस पर खड़े रहें, आप मानते हैं इल्हामी किताबें, डट जाए उस पर जो भी वो बात कर रही है। साइंस की बुक वैसी वो है नहीं। एग्जैक्टली हाँ हो सकता है कि आज के इंसान को बात समझना है, वो 100 साल के बाद वाले को समझ आ जाएगी, वो 200 साल बाद वाले को समझ आ जाएगी। इस चीज को जमानों की किताब कहा गया कि हर जमाने में वो वैलिड रहेगी। हर जमाने का जो एक साइंटिस्ट होगा ना, जो इल्म हासिल करने वाला होगा, वो उसमें से निकाल लेगा चीजें, उसको चीज समझा देगा। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लास थी PhD की, तो हमारे सर ने जो है ना वो रियलिटी लिखा R कैपिटल के साथ और फिर उसके नीचे रियलिटी लिखा R स्मॉल के साथ। सर कहने लगे कि बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस। हमने कहा सर कोई डिफरेंस नहीं सिवाय इसके कि एक में R कैपिटल है एक में स्मॉल है। सर ने बोला नहीं, मैं बताता हूँ फर्क क्या है। ये जो R कैपिटल है ना, ये रियलिटी है, वाकई रियलिटी है। इस तक हम नहीं पहुंच सके क्योंकि जिस दिन हम इस तक पहुंच जाएंगे रिसर्चेस खत्म हो जाएंगी। और ये जो स्मॉल R वाला रियलिटी है तब तक रियलिटी है जब तक इसके अगेंस्ट कोई रियलिटी नहीं आ जाती। दुनिया की सारी रिसर्चेस का दायरा कार यही है। इसीलिए ना वो क्या नाम था उसका यार, स्टीफन हॉकिंग नाम था हार्वर्ड, जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश में था। हाँ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। हाँ एक ऐसी थ्योरी हो, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, वो हर चीज की रियलिटी पता चल जाएगी उसमें। नहीं फाइंड कर सकता, मुश्किल है, अभी नहीं कर सकते, हो सकता है कि यू नेवर नो, खत्म हो जाएगा ना सब। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद हम इस चीज को, अच्छा मजे की चीज ये कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में ना अभी जब हम बात करते हैं ना डाटा की, अक्सर बच्चे भी पूछते हैं सर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 30 का हमने थ्रेशोल्ड क्यों रखा हुआ है, 30 से नीचे डाटा वो जो है ना वो टूल्स डिफरेंट लग रहे हैं, 30 से ऊपर ऑब्जर्वेशंस के लिए टूल डिफरेंट लग रहे हैं। तो मजे की चीज ये कि जितना डाटा आप जमा करते जाएं उतने आउटलेयर्स का इफेक्ट कम होता जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोहली अगर अभी 0 पे आउट हो जाए तो उसके एवरेज पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। जितना 2 मैचेस खेला हुआ अभिषेक शर्मा अगर 0 पे आउट हो जाए तो उसकी एवरेज फौरन। एग्जैक्टली। तो जितना डाटा जमा होता जाएगा उतने आउटलेयर्स, जिनको हम चलो मैं आम जबान में एरर्स कह लेता हूं, वो उसका उतना इफेक्ट नहीं डालेंगे उस डाटा के रिजल्ट पर या रिप्रेजेंटेटिव पर। जाहिर है थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी जरा टेक्निकल सी है, लेकिन जितना डाटा कम होगा उतने डाटा में वेरिएशन, हल्की फुल्की सी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हुई वेरिएशन, ये जिसको हम बोलते हैं ना कि वेरिएंस, वो बहुत शूट कर जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत शूट कर जाएगा। तो इसलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी में कोशिश ये की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा डाटा हो। मजे की बात यह कि इस इतने डाटा के बावजूद चांसेस होते हैं टाइप 1 एरर के, टाइप 2 एरर के, सैम्पलिंग एरर के। क्या होता है यार ये तो जरा टेक्निकल्स है। टाइप 1 टाइप 2 एरर ये होता है कि सपोज करें आपने एक रिसर्च की, मैं आम जबान में इसको समझाता हूँ, बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ। सपोज करें मैंने रिसर्च की, मैंने एक हॉस्पिटल से डाटा लिया 600-700 मरीजों का, और मैंने इस डाटा की बेस पर ये डिसीजन लिया कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई नया पेशेंट आता है, उसका जेंडर ये है, उसकी उम्र ये है, उसका ब्लड प्रेशर लेवल ये है, शुगर लेवल ये है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ये है, हार्ट रेट ये है, तो आप उसका ऑपरेशन कर दें, कामयाब हो जाएगा। और अगर ये नहीं है तो आप उसका ऑपरेशन ना करें, नाकाम हो जाएगा। ये मैंने रिजल्ट बना के, इक्वेशन बना के हॉस्पिटल को दे दी। हॉस्पिटल के पास एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आ गई। अब वो अपने सारे मरीजों को इसकी बेस पर एग्जामिन कर रहे हैं। अब मजे की चीज ये, ऐसा हो सकता है कि एक पेशेंट जो इस स्टैंडर्ड पे पूरा उतर रहा है और उसका ऑपरेशन किया जाए और नाकाम हो जाए, ये टाइप 1 एरर है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक पेशेंट जो इस स्टैंडर्ड पे पूरा ना उतर रहा है, उसका ऑपरेशन किया जाए और कामयाब हो जाए। टाइप 2 एरर। हमारे सर ने ना इसको बड़े खतरनाक तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा था कि आज से 1500 साल पहले अगर एक शख्स आता आपके पास और कहता मैं नबी हूं, 1500 साल पहले, तो क्या आप उसको नबी मान लेते? अब हम बैठे पे सोच रहे हैं। मैंने कहा सर जाहिर है मुझसे मौजूद तलब करते हैं वो। सर ने बोला अगर वो जादूगर होता फिर? अब सर कह रहे हैं देखो दो चीजें, या तो ये कि आपने उसको रिजेक्ट कर दिया और वो था नबी, या तो ये कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और वो झूठा नबी था। ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स हैं। अब ऐसे में ना मैं इसलिए कहता हूँ ऐसा अपना दीन बदलना डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट काम है। तो जो इस्लाम कबूल करते हैं ना यार,
यार मोहम्मद यूसुफ से ना मेरी मुलाकात जब हुई थी, मैं खैर यूसुफ का उस वक्त से फैन हूँ जब वो क्रिश्चियन था। आई नो बहुत उसी स्ट्रोक लेवल हो हाँ हम वो लेजी एलिगेंस। तो मैं जब उससे मिला ना तो मैंने कहा यूसुफ भाई क्रिकेट वगैरह बहुत बातें मैंने सुन भी ली हैं आपकी, कर भी ली हैं, यार मुझे ये बताओ कि आपने इतना मुश्किल जर्नी है आपका, इतना मुश्किल सफर ही आपने तय कैसे किया। उसने फिर मुझे जब डिटेल बताई तो सोशल मीडिया बहुत बाद में वायरल हुई है। यार मैं उस बंदे को बैठा हुआ देख रहा था, मैंने कहा यार ये अल्लाह के खास चुनिंदा ही लोग होते हैं, ये बहुत बड़ा डिसीजन है यार, बहुत बड़ा डिसीजन। सर डिसीजन से मुझे याद आया, लाइव सेशन किया था मैं सेकंड लास्ट वाला अपना, वहाँ मुझे ना एक बार ना एक रिकमेंडेशन आई एक सीजन की नेटफ्लिक्स पे, 3 बॉडी प्रॉब्लम्स। ऐसा मैं भी उसकी समझ 2 एक साथ देखी है मैंने, बट उसका आपने थोड़ा सा प्लॉट बताओ ना तो कुछ इस तरह से भाई कि सारी साइंसी थ्योरियाँ ना फेल हो गई हैं, कुछ ऐसा हो गया है कि साइंस जो है ना वो वैलिड नहीं, फिजिक्स जो है वो वैलिड नहीं रही, मतलब वो अगेंस्ट हो गया, साइंसदान खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कोई अजीब सीन हो रहा है उसका। यार ये 2 एपिसोड्स मैंने देखी हैं अभी, तो मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, बट ये प्लॉट है। यार मैं सोचता हूँ भाई साहब कभी कभार कि सोचने वालों की दुनिया वालों की सोच डिफरेंट होती है, ये हमें इसी से पता चल जाता है। ये एक हमारा आर्ट है, एक हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है, वो लगे बंदे बहू सास से किससे वहां से फारिग हो गए, तो अब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मतलब इसी के गिर्द हमारे आर्ट्स घूम रहा है यार। एक वो है टाइम ट्रेवल, पैराडॉक्सेस, मतलब पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड, साइंस पे फिजिक्स पे डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है, मशहूर हो रही है, दुनिया भर में देखी जा रही है। वो आइडियाज है बेसिकली, ये चरबा है हमारा आर्ट जो है ना, ये चरबा है, आइडिया नहीं है। ये बस कुछ राइटर्स हैं, लगी बंदी उनकी जो है वो एक सोच है, लगी बंदी घरेलू कहानी है, उस पर ड्रामे बन रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ आर्टिस्ट का ये काम नहीं होता कि जो आवाम देख रही है उसको वही दिखाते रहो, फीड करते रहो। ये सर्कस वालों का काम होता है, सर्कस के जानवरों का काम होता है कि किस चीज पे तमाशाई हंसेंगे तो हम उस तरह कलाबाजियां खाएं। आर्टिस्ट का काम होता है वो चीज बनाना, वो चीज दिखाना जो आवाम को देखनी चाहिए। आर्टिस्ट कभी भी ये टर्म यूज नहीं करेगा कि अबे नहीं भाई यार ये अभी इन नहीं है, इसमें व्यूज नहीं आएंगे, फलाना नहीं आएंगे। मुझे 10 दफा इस चैनल में हमें लोगों ने कहा ना कि यार इस तरह के कंटेंट में व्यूज नहीं आएंगे, आप ये कर लो, ब्लॉगिंग कर लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो। मैं हूँ काजी हारिस और यूं मतलब एक तो ये करना नहीं है, 1000 बंदा देखेगा ना, मोर देन इनफ है भाई। 1000 बंदा मोर देन इनफ है बाबा, 1000 बंदा देख रहा है। हमारे मरने के 100 साल बाद भी कोई देख रहा है। एग्जैक्टली देखेगा। तो बट द थिंग इज अगर आप आर्टिस्ट हो ना, आर्टिस्ट मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि नाच गाना कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, किसी भी फील्ड का अगर चैंपियन है, चाहे साइंटिस्ट क्यों नहीं है, वो भी किस्म का आर्टिस्ट है जो कुछ चीज तख्लीक कर रहा है, जो चीज सोच रहा है। तो सर आप माशरे को वो चीज दो जो जिसकी माशरे को जरूरत है। माशरे को नहीं पता, माशरा नादान है, लाइल्म है, साइलदीन की जुबान में जाहिल है, बट लाइल्म है माशरा। वो अजीब कंटेंट में पड़ा हुआ है, अजीब चीजों में पड़ा हुआ है, उनको सोचने की तरफ लेके आओ। आप करोड़ बंदा एक साथ नहीं लेके आ सकते, आप 100 बंदा लेके आओ, 100 बंदा 1000 बंदा लेके आएगा, 1000 से ऐसे 10,000, 10,000 से 20,000, एक प्रॉपर जर्नी लेके, एक तहरीक के तौर पे चलाओ यार। एक वक्त आएगा कि भाई आपकी जो व्यूज भी वो 1 लाख 2 लाख आपने तैयार कर रहे हैं ना लौंडे भाई, हमें बंदे तैयार करने हैं आपने, कि जो सारा कंटेंट देखें तो आप लगे रहें व्यूज की परवाह किए बगैर। आज वाले नहीं देख रहे हैं ना, साल बाद वाले देखेंगे भैया क्या कंटेंट बनाया था, मजे का भाई साहब, ऑल दैट। तो ये सीन है, तो उनकी मैं सीरीज देख के इतना फैसिनेट होता हूँ ना यार, कि क्या सोचा होगा यार। बात सोचो ना, सपोज कर लेते हैं कि देखो एक तो कुछ चीजें फर्ज करो, अगर मैं तुमसे पूछूं E=mc² ना, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स ऐसे हैं कि जिसपे चलो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जिसपे हमने काम किया हुआ है, कुछ ऐसे हैं कि जो मैथमेटिकल इक्वेशंस बेस्ड हैं। जाहिर है जैसे फॉर एग्जांपल एक शायद इस तरह का भी कोई लॉ है कि अगर हम किसी ह्यूमन बॉडी को इतनी स्पीड से ट्रैवल करवाएं तो वो शायद एनर्जी में कन्वर्ट, इस तरह कोई सीन है ना। अब जाहिर है इस पे एक्सपेरिमेंट तो हुआ नहीं है, एक्सपेरिमेंट तो जाहिर नहीं हो सकता ना कि आपने किसी ह्यूमन बॉडी को इतनी तेजी से ट्रैवल करवाया हो, नामुमकिन है। सपोज कर लेते हैं ऐसे जो लॉज हैं जो
E इक्वल्स टू MC स्क्वायर तो चले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, 50 तरह की और इक्वेशन हो सकती हैं। सपोज कर लेते हैं वो सच हो ही ना, फिर मतलब और उनका रद्द आ जाए। हाँ, एक्सपेरिमेंट जब वाकई रियल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हो तो पता चले कि यार, चले शायद मैं बहुत नॉन साइंटिफिक एक बात कर रहा हूँ, नॉन साइंटिफिक बात कुछ भी नहीं होती गाइस साहब। हाँ। आप ना अपनी एक सोच दे रहे हैं। हाँ। वो हो सकता है कि वो बहुत ही डिफरेंट हो यार, नहीं है हाँ। किसी बात कर रहा है, बट ऐसे- एक पॉइंट है। हाँ सपोज करो जो भी हमारी रियलिटी है ये रियल ही ना हो, यही ना, रियलिटी एग्जिस्ट ही ना करे। एग्जिस्ट ही ना करती हो, मैट्रिक्स। हम किसी वाकई में जो है वो उसमें जी रहे हैं। क्या मैट्रिक्स। नहीं, ये वो थ्योरी है इसकी ना, एस से नाम आता है वो जो सिमुलेशन। सिमुलेशन थ्योरी। हम सिमुलेशन में, अब द पॉइंट इज ना, मिसाल के तौर पे किसी की आंख खुल जाती है, वो देख लेता है सब कुछ, वो वापस जोन में आता है, सब बताते हैं यार ये सब कुछ झूठ है, कौन यकीन करेगा? वो यकीन, पागल हो गया तू। मोहम्मद है या तो दुनिया अल्लाह मताउ गरूर, दुनिया की जिंदगी है ही धोखे का सामान। एग्जैक्टली। वो यार अभी भी अगर आप किसी को कहो ना, मतलब जो खुद को बड़ा रैशनल कहते हैं या कहते हैं खुदा का वजूद नहीं है, उनके सामने बातें अभी मजाक ही, हाँ अभी मजाक ही है तो क्या है? इस दुनिया में जिसको रियलिटी पता चल गई ना, वो पागल हो जाएगा, या लोग उसको पागल समझेंगे, सबसे पहला नाम ही पागल देंगे। रियलिटी इतनी गुप्त है और इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। ये ना हाँ मुश्किल है यार। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कैसा इसी बात पे, क्योंकि काफी लेट, अपने दोस्त भी आए थे, हम उनके साथ बैठे हुए थे, तो काफी लेट हो गया स्टार्ट करना, वो इस भाई को भी नींद आ रही है। तो इसी पॉइंट के साथ जो है आज के सेशन का खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस साहब, होप सो आपको हमारी बातें जो है वो अच्छी लगी होंगी। कोई राय देना चाहें तो जरूर दें, कुछ सजेशंस दें इसके अंदर, क्या चीजें मजीद बेहतर कर सकते हैं, कौन से टॉपिक्स जो है डिस्कस करने चाहिए हमें मजीद। तो ऐसा ज़ाहिर बात, हमें भी हर चीज़ की नहीं पता, जब आप टॉपिक्स बताएंगे तो हम जरा उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि क्या बात की जा सकती है, कैसे बात की जा सकती है, उसमें एक नया डिफरेंट जो है पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करेंगे आपको, अपना जो हमारी साइड का होगा। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि उसमें कितनी सच्चाई होगी, कितना नहीं होगा। तो इसी नोट पे आपसे लेते हैं इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।